हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूँ यश। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम मंत्रालयों की जो स्कीम्स डिस्कस कर रहे थे उसकी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में कुछ एक से अधिक मंत्रालयों की स्कीम्स हम डिस्कस कर लेंगे और बाकी जो बच जाएंगी उसके लिए अलग वीडियोस बनेंगे। और लगातार उन वीडियोस की अपडेट पाने के लिए यदि आप इस चैनल में न्यू हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आयुष मंत्रालय के साथ। तो यहाँ आयुष का फुल फॉर्म है आयुर्वेद, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। और आयुष मंत्रालय का उद्देश्य भी इन सभी क्षेत्रों में शिक्षा और अनुसंधान को आगे बढ़ाना है। आयुष मंत्रालय की स्थापना 9 नवंबर 2014 को आयुष विभाग को विस्तृत करके की गई थी। तो ये तो था इसका बैकग्राउंड। अब इसकी स्कीम्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहली योजना है नेशनल आयुष मिशन। तो यह एक सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है जो 2014 को प्रारंभ की गई थी और फिर आगे 2020 तक के लिए इसे बढ़ा दिया गया था। इस योजना का उद्देश्य आयुष अस्पतालों और औषधालयों के विकास के साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों में आयुष सुविधाओं की सह स्थापना करना, ताकि आयुष से संबंधित सेवाओं के पास लोगों की आसानी से और कम लागत में पहुंच सुनिश्चित हो सके। अब इस मिशन की पूर्ति के लिए इसके कुछ घटक बनाए गए हैं, जिसमें पहला है अनिवार्य घटक जो इस मिशन का 80% कवर करता है। तो इन घटकों में है आयुष सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना, आयुष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करना, आयुष औषधियों और औषधीय पौधों का क्वालिटी कंट्रोल चेक करना और स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाना, ताकि योग और परामर्श के माध्यम से स्कूल जाने वाले बच्चों के शारीरिक और मानसिक दोनों आवश्यकताओं पर फोकस किया जा सके। और इन सब घटकों के माध्यम से यह मिशन राज्य स्तर पर संस्थागत क्षमता को बढ़ाने का कार्य कर रहा है। तो इन जो घटकों की बात कर रहे थे हम, ये थे अनिवार्य घटक। अब कुछ लचीले या फ्लेक्सिबल घटक भी हैं इस मिशन में। तो वे हैं योग और प्राकृतिक चिकित्सा सहित आयुष स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना, आईईसी गतिविधियाँ, टेलीमेडिसिन, औषधीय पौधों के लिए फसल बीमा, पब्लिक प्राइवेट साझेदारी का प्रावधान करना और निजी आयुष शैक्षणिक संस्थाओं के लिए ब्याज में सब्सिडी प्रोवाइड करवाना। तो ये सारे कार्य योजना के रिसोर्स पुल का 20% है। अब आयुष मंत्रालय ने केंद्र और राज्य स्तर पर समर्पित निगरानी और मूल्यांकन इकाई की भी स्थापना की है और आयुष ग्राम के अंतर्गत हर ब्लॉक से एक गांव का चयन किया जाएगा और इसमें उस गांव को प्राथमिकता दी जाएगी जहां आयुष आधारित जीवन शैली को बढ़ावा दिया जाता है। और इसके माध्यम से आयुष मंत्रालय उत्तम कृषि पद्धतियों को अपनाकर औषधीय पौधों की खेती में सहायता प्रदान करेंगे। मतलब जिन पौधों से औषधियाँ बनाई जा सकती हैं उनकी खेती में सहायता प्रदान करना। और खेती करने, वेयर हाउसिंग, मूल्य संवर्धन और एग्री बिजनेस को बढ़ाने के द्वारा समूहों की स्थापना करेंगे और उद्यमियों के लिए अवसंरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास भी करेंगे। तो ये सारी बातें थी नेशनल आयुष मिशन के बारे में। अब आगे बात करते हैं सेंट्रल सेक्टर की स्कीम जिसका नाम है प्रोमोटिंग फार्माकोविजिलेंस ऑफ आयुष ड्रग्स। और इस योजना के अंतर्गत आयुष, सिद्धा, यूनानी और होम्योपैथी जैसी दवाओं के जो भी प्रतिकूल प्रभाव होते हैं उनके लिखित साक्ष्य रखने की बात कही गई है। मतलब आयुष मंत्रालय अब रिकॉर्ड रखेगा कि इन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, ताकि इन साक्ष्यों के माध्यम से प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इन दवाइयों के प्रति भ्रामक विज्ञापनों के प्रसारण से रोका जा सके। और यह जो योजना है वह है नेशनल फार्माकोविजिलेंस सेंटर, इंटरमीडियरी फार्माकोविजिलेंस सेंटर और पेरिफेरल फार्माकोविजिलेंस सेंटर के द्वारा एक त्रिस्तरीय नेटवर्क के द्वारा चलाई जा रही है। और अब इस पहल के अंतर्गत न्यू दिल्ली में स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, जो आयुष मंत्रालय के अंतर्गत एक ऑटोनोमस बॉडी है, तो इसे इस योजना के अंतर्गत नेशनल फार्माकोविजिलेंस सेंटर के रूप में नामित किया गया है। चलिए अब इस योजना के बाद कुछ अन्य योजनाओं की बात करते हैं आयुष मंत्रालय की। तो बात करते हैं एकीकृत स्वास्थ्य अनुदान योजना की, जो है स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड हेल्थ रिसर्च। तो इस स्कीम को नीति आयोग और इन्वेस्ट इंडिया या अग्नि प्लेटफॉर्म के सहयोग से तैयार किया जा रहा है। तो इसके अंतर्गत जो ट्रेडिशनल मेथड होती थी चिकित्सकीय उपचारों के लिए,
तो उन मेथड्स को हम जोड़ेंगे आधुनिक चिकित्सा से और ट्रेडिशनल तथा मॉडर्न चिकित्सा को मिलाकर उसके लाभों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। तो ये डिटेल्स थे स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड हेल्थ और रिसर्च के बारे में। अब आगे बात करते हैं नेशनल आयुष ग्रिड प्रोजेक्ट के बारे में। तो इस परियोजना का सीधा उद्देश्य है कि आयुष के अंतर्गत जितने भी क्षेत्र आते हैं उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी से जोड़ना है, ताकि इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़कर आयुष को सभी स्तरों पर, जिसमें अनुसंधान, शिक्षा, योजना, विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रम आते हैं, इनमें बहुत आसानी से स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण के विकास में सहायता दी जा सके। चलिए अब इसके बाद बात कर लेते हैं ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में। तो ये जो पहल है ये वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR तथा आयुष मंत्रालय के सहयोग से चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट कार्यालय में भारतीय पारंपरिक जो औषधि ज्ञान है उसके दुरुपयोग को कम करना और बायोपायरेसी को प्रतिबंधित करना तथा अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट वर्गीकरण प्रणाली के निर्देशानुसार इस पारंपरिक ज्ञान को वर्गीकृत करना इस पहल का मुख्य उद्देश्य है। और उद्देश्य की पूर्ति के लिए 1250 या 1250 फॉर्मुलेशंस को शामिल किया गया है। तो इसमें 1250 फॉर्मुलेशन या सूत्रीकरण का मतलब है चिकित्सकीय पद्धतियाँ या औषधीय ज्ञान। तो इन फॉर्मुलेशंस को विभिन्न शास्त्रीय ग्रंथों से स्थानीय भाषाओं जैसे संस्कृत, उर्दू, तमिल आदि में मौजूदा भारतीय चिकित्सकीय पद्धति को ढूंढ कर निकाला गया है। और सारा ज्ञान प्राप्त करने के बाद इसे इंग्लिश जैसी इंटरनेशनल लैंग्वेज में डिजिटाइज्ड सर्चेबल डेटाबेस के रूप में चेंज भी किया गया है, ताकि इस नॉलेज को वेब के माध्यम से सर्च करके देखा भी जा सके। तो ये सारी बातें थी ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि मिशन मधुमेह क्या है। इसमें मधुमेह का मतलब है डायबिटीज़। तो अब ये जो मिशन है ये वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य डायबिटीज़ को नियंत्रित करना तथा कम लागत में प्रभावी उपचार प्रदान करना है। तो इस मिशन की पूर्ति के लिए आयुर्वेद के माध्यम से जो राष्ट्रीय उपचार प्रोटोकॉल लागू किया गया है उसे फॉलो करते हुए ही इस मिशन की पूर्ति की बात की गई है। तो इसी के साथ आयुष मंत्रालय की सारी स्कीम्स कवर हो जाती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले मंत्रालय की। चलिए तो अब बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की स्कीम्स के बारे में। तो पहले बात करें कि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नोडल मिनिस्ट्री है, जो एविएशन से संबंधित प्रोग्राम्स के तथा स्कीम्स के डेवलपमेंट और उनके रेगुलेशन को देखती है। और इसका मुख्य फोकस सिविल एयर ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने पर होता है तथा साथ ही एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 और एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 को लागू करने का कार्य भी इसी मिनिस्ट्री को होता है। तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की पहली योजना की बात करते हैं जो है उड़ान स्कीम। यह स्कीम UDAN है, उड़े देश का आम नागरिक। इसके अलावा उड़ान नाम से 2 अन्य स्कीम्स भी चल रही हैं जो स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, लेकिन UDAN उड़े देश का आम नागरिक यह एक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है जिसका उद्देश्य रीजनल एयर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करके अफोर्डेबल एयर ट्रैवल प्रोवाइड करना है। और इन उड़ानों के संचालन के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और एयरपोर्ट्स के जो संचालक हैं उनके द्वारा रियायतें प्रदान की जाती हैं, जिसके तहत रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम मार्गों के लिए चयनित जो ऑपरेटर हैं उन्हें वायबल गैप फंडिंग के द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें 80% की सहायता केंद्र सरकार देती है और 20% की सहायता राज्य सरकार को देनी होती है। उत्तराखंड, हिमाचल और पूर्वोत्तर के राज्यों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र और राज्यों के द्वारा दी जाने वाली सहायता 90:10% की हो जाती है। तो अब यह जो उड़ान स्कीम है यह राष्ट्रीय नागर विमानन नीति 2016 का एक प्रमुख घटक है, जिसे 10 वर्षों के लिए परिचालित किया जा रहा है। और इसका कार्यान्वयन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें क्षेत्रीय उड़ानों के लिए किराया एक विमान पर लगभग 500 किलोमीटर के लिए या हेलीकॉप्टर पर 30 मिनट के लिए 2500 रुपये पर आवर निर्धारित किया गया है। चलिए तो ये सारी बातें थी उड़ान स्कीम की। अब बात करते हैं कृषि उड़ान की। तो कृषि उड़ान की घोषणा 2020-21 के बजट में की गई है, लेकिन अभी भी यह प्रारंभ नहीं की गई है।
इसमें अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मार्गों पर कृषि उड़ान को प्रारंभ किया जाएगा, जिसमें कृषि उत्पादों के परिवहन में किसानों की सहायता करना, विशेष रूप से उत्तर पूर्व और आदिवासी जिलों में मूल्य प्राप्ति को बेहतर बनाने में सहायता की करेगी ये स्कीम। अब कृषि उड़ान के बाद बात करते हैं नभ स्कीम की, जिसमें इंडिया के लिए अगली पीढ़ी के एयरपोर्ट्स स्थापित करने की बात की जा रही है। इसका उद्देश्य 15 वर्षों में 4 लाख करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ 100 विमानपत्तनों या एयरपोर्ट्स की स्थापना करना है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर की भी भागीदारी होगी। और ये सभी विमानपत्तन 1 बिलियन ट्रिप्स का भार संभालने में सक्षम होंगे और इसी तरह 5 गुने के रेट से विमानपत्तनों की क्षमता बढ़ाई जाती रहेगी। अब नभ के बाद बात करते हैं डिजी यात्रा प्लेटफॉर्म की। तो यह एक बायोमेट्रिक आधारित डिजिटल प्रसंस्करण प्रणाली है, जिसके तहत एयरपोर्ट्स पर यात्रियों के प्रवेश और उनसे संबंधित सूचनाएं प्राप्त होंगी। और इन सूचनाओं के लिए यात्रियों को एक विशिष्ट डिजी यात्रा आईडी प्रदान की जाएगी, ताकि एयरपोर्ट्स में जो विभिन्न चेक पॉइंट्स होते हैं उनमें पेपरलेस ट्रैवल और पहचान की जांच करने को सुविधाजनक बनाया जा सके। तो इसी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की स्कीम्स भी समाप्त होती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले मंत्रालय की बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कोल की। तो इस मंत्रालय के अंतर्गत सबसे पहले बात करेंगे शक्ति स्कीम की, जो है स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया। तो इस स्कीम का उद्देश्य ही यह है कि जो एंड यूज़र है, मतलब जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं, फिर चाहे वो स्टेट या सेंटर के अंतर्गत आते हों या इंडिपेंडेंट पावर प्लांट हों, तो उन तक कोयले की पारदर्शी रूप से और उनकी नीड के अनुसार कोल की आपूर्ति सुनिश्चित करना। तो ये शक्ति स्कीम उन सभी पावर प्लांट्स को कोल उपलब्ध कराएगी जिनके पास फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट नहीं होता। तो इस योजना में कोल माइनर्स के द्वारा सबसे पहले कोल उपलब्ध कराया जाता है स्टेट के अंतर्गत आने वाली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को। और फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ 2 तरह से कोल प्रोवाइड करती हैं। पहला तरीका तो सीधे अलोकेशन कर दिया जाता है स्टेट या सेंट्रल के अंतर्गत आने वाले पावर प्लांट्स के लिए, और दूसरा यदि कोई निजी स्वामित्व में इंडिपेंडेंट पावर प्लांट है तो उसके लिए कोयले की नीलामी की जाती है। अब इस स्कीम के तहत ही यदि किसी को कोल लिंकेज प्राप्त करना होता था पहले, तो पावर परचेस एग्रीमेंट करना होता था उसे। लेकिन अब पीके सिन्हा समिति की सिफारिशों के बाद शक्ति स्कीम के मानदंडों को उदार बना दिया गया है। अब इस शक्ति स्कीम को लागू करने का फ़ायदा यह होगा कि विद्युत कंपनीज जो हैं उनको कोयले की सुनिश्चित आपूर्ति हो पाएगी। दूसरा, उपभोक्ताओं को कम लागत में विद्युत उपलब्ध हो पाएगी और स्वदेशी कोल क्षेत्र का ज़्यादा उपयोग होगा और बाहर से कोयला आयात कम करना पड़ेगा। फिर आगे बैंकिंग सेक्टर में भी एनपीएस में कमी आएगी। तो ये सारे डिटेल्स थे शक्ति स्कीम के बारे में। तो अब आगे बात करते हैं उत्तम ऐप की, जो है अनलॉकिंग ट्रांसपेरेंसी बाय थर्ड पार्टी असेसमेंट ऑफ माइंड कोल। और इस ऐप को डेवलप किया है मिनिस्ट्री ऑफ कोल और कोल इंडिया लिमिटेड ने मिलकर। और इस ऐप के अंतर्गत कोल इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत आने वाली जितनी भी कंपनियां हैं उनमें थर्ड पार्टी के द्वारा सैंपल कलेक्ट करने की प्रोसेस के द्वारा सभी नागरिकों और कोयला उपभोक्ताओं के माध्यम से कोल की निगरानी की जाएगी। यह एक इंटरैक्टिव मानचित्र आधारित प्रणाली है। इसमें कोयले की ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू और कोयले की गुणवत्ता से रिलेटेड सभी मानकों में कोल असेसमेंट का एक पूर्ण कवरेज प्रोवाइड किया जाता है। तो ये था उत्तम ऐप। चलिए अब बात करते हैं प्रकाश पोर्टल की, जो है पावर रेल कोयला अवेलेबिलिटी थ्रू सप्लाई हार्मनी। और यह पोर्टल नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के द्वारा विकसित किया गया है, एनटीपीसी के द्वारा। और इसमें केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, रेलवे सूचना प्रणाली और कोयला कंपनियों के माध्यम से जो हितधारक हैं उनसे आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं। अब यह जो उत्तम पोर्टल है, यह पूरी कोल चेन के मैपिंग और मॉनिटरिंग में सहायता प्रदान करता है। और यह जानकारी होती है कि आपूर्ति स्रोत या खानों पर कोयले का कितना भंडार है, नियोजित कोयले की मात्रा या रैक्स कितने हैं, पारगमन में कोयले की मात्रा कितनी हो रही है, और जो पावर जनरेशन सेंटर्स हैं उनके पास कितनी कोयले की मात्रा है।
अब इन सब आंकड़ों के माध्यम से यह पोर्टल 4 रिपोर्ट्स उपलब्ध कराता है। पहली कि विद्युत संयंत्र की दैनिक स्थिति क्या है, दूसरी विद्युत संयंत्र की आवधिक स्थिति क्या है, और तीसरी रिपोर्ट है प्लांट एग्जाम्पशन रिपोर्ट, और चौथी है कोल डिस्पैच रिपोर्ट। तो ये था प्रकाश पोर्टल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोयला खान निगरानी और प्रबंधन प्रणाली की, CMSMS। तो यह वेब आधारित GIS एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से अनऑथराइज्ड माइनिंग प्लेसेस के बारे में पता चलता है, और इन सूचनाओं का वेब मैप मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं खान प्रहरी की। तो इस ऐप के माध्यम से अवैध कोयला खनन से संबंधित जो गतिविधियां हैं, जैसे रैट होल माइनिंग और कोयले की चोरी आदि, इन गतिविधियों को रोकने के लिए इस ऐप का यूज़ किया जाएगा। और इसके तहत कोई भी व्यक्ति घटना स्थल पर जियो टैग तस्वीरों को अपलोड कर सकता है और शिकायत करने वाले की पहचान को गोपनीय रखा जाएगा इस ऐप के माध्यम से। तो ये था खान प्रहरी ऐप। अब बात करते हैं सतत विकास प्रकोष्ठ या सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल के बारे में। तो इस पहल के माध्यम से जो उपलब्ध संसाधन हैं उनके अधिकतम उपयोग की बात की जा रही है, और इसके लिए कोयला कंपनियों के द्वारा समन उपायों के संबंध में सुझाव, परामर्श, योजना और निगरानी का कार्य किया जाएगा, ताकि खदानों के बंद होने के दौरान संधारणी कोयला खनन को बढ़ावा दिया जा सके और पर्यावरणीय संबंधी चिंताओं को भी दूर किया जा सके। अब ये पहल माइन क्लोजर फंड के साथ पर्यावरणीय समन उपायों के लिए भी भविष्य की नीतिगत रूपरेखा तैयार करेगा। तो इसी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ कोल की भी सारी स्कीम्स कवर हो जाती हैं, और साथ ही आज का लेक्चर भी हम यहीं रोकते हैं। अगली बार मिलेंगे तो कुछ और मिनिस्ट्रीज़ को कवर करेंगे, उनकी स्कीम्स को, उनके पोर्टल्स को, उनके ऐप्स को देखेंगे। तो अभी भी यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी बहुत से वीडियोस आने बाकी हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।